कड़ाके की ठंड में दरभंगा हाउस रांची के फव्वारे की बारिश के साथ पारा शिक्षकों की तपस्या भंग करने की कोशिश। जोहार। कितना कठिन रहा है पारा शिक्षकों का जीवन। वे कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो कड़ाके की ठंड में भी फव्वारे की बारिश के बीच उनका प्रदर्शन जारी है। जानेंगे झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों के कठोर तपस्या का कारण इस रिपोर्ट में। मेरा नाम रामेश्वर महतो और मैं चंद्रपुरा प्रखंड से बोकारो ज़िला से हूँ। और मैंने बचपन से, मेरे दादाजी बीसीसीएल कर्मी थे, लेकिन मैं क्लास 3 में गया और मेरे दादाजी का एक रोग हो गया जिसके कारण वो ड्यूटी नहीं कर पाए, तो नो वर्क नो पे लगा। और वो क्लास 3 से लेकर हमारा क्लास 9 तक 1989 तक वो लगातार बीमार रहे। उस समय मेरे घर की माली हालत भी बहुत ख़राब थी, क्योंकि नो वर्क नो पे लग गया। मेरे पिताजी दादाजी के साथ सेंट्रल अस्पताल आपका धनबाद में रहते थे पिताजी के साथ। मेरे चाचा थे, थोड़ा सा उतना पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, वो घर का गृहस्थी देख रहे थे। और मैं स्वयं जो है मैंने 6ठा-7वां से शुरू किया एक ईंटा पारने का काम शुरू किया, ईंट पारने का। और उसमें हमारा एक साथी था, मेरा भाई था, वो भी यहीं पढ़ रहा था मेरे ही गांव में। तो हम लोग दोनों जो है एकदम प्रतिदिन का रूटीन बना लिए थे कि सुबह जो है 3 बजे भोर उठते थे और लगभग 800-900 ईंट पार करके फिर नहा धो करके, उस समय विद्यालय 10 बजे से चलता था, और फिर नहा धोकर खा करके फिर विद्यालय भी जाते थे। फिर 4 बजे छुट्टी होती थी, तो 4 बजे आने के बाद फिर जाकर के हम लोग ईंट पारने के लिए मिट्टी को गायता से कोड़ना पड़ता था। कोड़ने के बाद उसको पानी पटा करके पूरा फुलाना पड़ता था। फुलाने के बाद फिर उसको कुदाल से खींच करके उसको गीला करना पड़ता था। और पूरा हम लोग थक जाते थे, करीब 7, साढ़े 7, 8 बज जाता था। फिर दोनों जो है हाथ पैर धो करके फिर बगल में एक दुकान था, बहुत वहाँ झलिया उलिया रखता था, तो उसी को हम लोग खरीद लेते थे, सस्ता मिलता था, खा लेते थे। खाते खाते फिर घर आते थे और खाना रात्रि भोजन करने के पश्चात दोनों एक साथ सोते थे कोठा पर। ढलाई घर का कोठा था, उसमें सोते थे। और दोनों हम लोग जो है, मेरा भाई और मैं, यूनानी तेल और सरसों तेल लगा करके सोते थे। वो थोड़ा उम्र से एक मैंने क्लास में एक क्लास आगे था, तो हमसे कुछ बड़ा था। सुबह हमको जगाने लगता था, रामेश्वर उठो उठो जल्दी जाना है, लेट हो जाएगा, फिर स्कूल जाना है। तो इस तरह से प्रतिदिन हम लोग जाते थे, फिर लेते थे उसका जो फ्राम होता है, फॉर्म है ना, लकड़ी का बना होता है, कुदाल होता है, ये सब ले करके हम लोग जाते थे ईंट पारने के लिए। और मैंने 9 बजे के पहले तक लगभग 800-900 जो है ईंट हम लोग गिरा देते थे, पार देते थे, और फिर नहा धो करके फिर हम स्कूल जाते थे। तो इस परिस्थिति में जब हम लोग के यहाँ एक बार का भोजन सुबह बना, उसको हम लोगों ने खाया, फिर शाम को क्या बनेगा ये नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भी हमने पढ़ाई को जारी रखी। बीच में हम लोग तो उस समय जान भी करते हैं, बचपन में खेलने कूदने का भी शौक रहता है। मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर कर गया, टूट गया। वैसे ही मेरे एक चाचा थे, बहुत मेरे घर की माली स्थिति खराब रहने के कारण मेरे चाचा डीबीसी में थे। उनको लोग, गाँव के लोगों ने कहा कि आप थोड़ा इनका प्लास्टर करवा दीजिए। तो उन लोगों के आग्रह पर मेरे चाचा जी प्लास्टर करवा दिए। हमको प्लास्टर करवाने का हैसियत नहीं थी मेरे घर का, इतनी माली हालत ख़राब थी। मेरी माँ जो है मजदूरी करती थी, और उस समय भी पढ़ने के लिए मैंने नहीं छोड़ा अपनी माँ की स्थिति को देखते हुए। और मैंने माँ से बराबर कहा कि माँ,
आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो हम काम करेंगे। लेकिन मेरी माँ नहीं मानी, करती रही। और इस प्रकार से हमने जो है मैट्रिक में, चूँकि उस समय हम लोग जिस विद्यालय में एडमिशन हम करवाए थे, मेरे दादाजी भी जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में थे, एक थे। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय जो धनबाद के सांसद हुआ करते थे, और मेरे दादाजी स्वर्गीय मेघलाल महतो, अभी उनका प्रतिमा लगा हुआ है मेरे गांव में। प्रत्येक वर्ष मंत्री लोग जाते हैं, माने पुण्यतिथि भी मनाया जाता है, मेला भी लगाया जाता है। तो वे जो हैं पार्टी के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे, और उन्होंने अपने गांव में ऐसा छाप छोड़ा था कि एक आवाज़ में पूरे गांव के लोग तैयार थे। उन्होंने वहाँ मंदिर बनवाया, उसके बाद राजा से ज़मीन लेकर के तालाब खुदवाया, काली मंडा बनवाया, हरि मंदिर बनवाया, और तारानारी उच्च विद्यालय जो अभी पूरा रनिंग कर रहा है, अच्छा वहाँ स्कोप भी है, तो उसके सदस्य थे। और मुझे भी वहाँ पढ़ने के लिए मेरे दादाजी दबाव दिए। मैं भी वहीं उसी विद्यालय से पास किया हूँ 91 में मैट्रिक। रामविलास सेंटर था, हम लोग 35 छात्र थे, उसमें मात्र 3 हम लोग पास किए थे। और 2 मैं किया था फर्स्ट डिवीजन रामविलास। उस समय वहाँ एक हेडमास्टर हुआ करता था जो थोड़ा सा एक आँख लगाया था पत्थर का, बहुत टाइट था, उसके नाम से थर-थर काँपता था लोग। उस परिस्थिति में भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया। और उस समय का थोड़ा हम लोग ओल्ड कोर्स में थे, तो उस समय जो पास करते थे, इर्द गिर्द के जितने भी पंचायत के लोग, जहाँ तक मैंने जाता था समाचार, लोग बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेसन बधाइयाँ देते थे। हमको भी बधाइयाँ मिली। फिर मैंने ITI किया। ITI के दरमियान में बीच में ITI में जब हम लोग पूरा सेशन पार कर गया, परीक्षा भी देते, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन जब TC देने की बात आई तो बोला गया कि नहीं, आप जो है सो वहाँ से अपना जिस विद्यालय से आप पास किए हैं वहाँ से आप जो है वो क्या कहते हैं, मैट्रिक का जो सबका नाम रहता है लिस्ट में, मेरिट लिस्ट नहीं मेरिट लिस्ट नहीं, उसको बोला जाता है, नाम बोल रहे हैं, उसमें 15-16 लोगों का एक साथ नाम रहता है, ठीक है। तो वहाँ के जो पहले प्रिंसिपल थे वो मैंने रिटायर हो गए थे, और उसके जगह पर जो प्रभारी थे वो डर रहे थे। क्यों ऐसा? हाँ, डर रहे थे। वो इतना डर गए कि सोचे कि ये लड़का किसी का नौकरी खाने वाला है, इसीलिए क्रॉस लिस्ट मांगने के लिए आया। क्रॉस लिस्ट करते हैं, हाँ, वो क्रॉस है ना। हाँ। तो वो जो है डर गए और हमको बराबर परेशान करने लगे, जा रहे थे तो हमारा बात मान ही नहीं रहे थे। वो लास्ट में बोले कि नहीं, ITI से अपने प्राचार्य से आप लिखवा के लाइए। फिर मैं वहाँ से लिखवा कर लाया, वहाँ दिया। तो वो जानते हैं हमारा नवाडी में जेरोक्स की दुकान नहीं था। फिर अपने चपरासी को फुसरो भेजा, अब फुसरो से जेरोक्स करवा के ला करके सबके नाम को काट दिया, केवल मेरा नाम रहने दिया और स्टाम्प मोहर लगा करके हमको दिया। इस तरह मेरा सेशन भी लेट हुआ। और मैं आपको निश्चित रूप से खुलकर बताता हूँ कि मुझे जैसे ही मैं ITI करके लौटा 94 में, है ना, मेरी बड़ी बहन जो मेरे ठीक पीछे थी, सहोदर बहन, उसकी शादी की नौबत आ गई। और उस समय मेरे दादाजी के बदले मेरे पिताजी ज्वाइनिंग नहीं किए थे, मेरा एक चल रहा था, या तो फिर ज्वाइनिंग कर लिए थे शुरू और लंबा आदमी थे, और खाद में जानवे करते हैं कि लंबा आदमी के लिए थोड़ा मैंने झोड़ा ढोना बड़ा कठिन होता है, तो काम भी थोड़ा महीने में रेगुलर नहीं कर पाते थे। फिर भी मेरे पिताजी इस तरह ड्यूटी निभा रहे थे और हम लोग चल रहे थे। शादी की नौबत आई, शादी भी हुई, लेकिन शादी होने के तत्पश्चात फिर जो है 1 साल के बाद मेरी छोटी बहन की शादी लग गया, उसके चलते हमको भी शादी करनी पड़ी। और इस प्रकार से शादी के बाद मैंने इंटर किया। शादी के बाद मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद फिर ग्रेजुएशन भी किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं फिर आपका पहले गांव में ही प्राइवेट भी स्कूल 94 से ही आकर के हम लोगों ने स्थापित किया। उस समय पूरे सरकारी विद्यालय हड़ताल चल रहे थे, 6-7 महीना 8 महीना हो गया था, सारे बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, है ना।
तो हम लोगों को एक प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक ही ऐसा कहा कि आप लोग इस तरह से बच्चे मैंने घूम रहे हैं, शिक्षा से मैंने दूर हो रहे हैं, तो आप लोग चलाइए। हम लोग फिर 4 लोग उसमें शामिल हुए और हम लोग एक विद्यालय में ही विद्यालय को शुरुआत किए। तो सरकारी विद्यालय ही था, तो उस समय हड़ताल था, इसलिए हम लोग चलाए। तो उस तरह से हम लोग चलाए और 94 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने 10 साल तक उस विद्यालय को चलाया। उसके बाद फिर मेरा मन कुछ आगे बढ़ा। मैं सरस्वती विद्या मंदिर तेलो में 27 फरवरी 2004 को वहाँ ज्वाइनिंग किया और वहाँ भी मैंने 8 साल तक लगातार काम किया, एक लैंग्वेज शिक्षक के रूप में, अंग्रेजी शिक्षक के रूप में। और 31 जनवरी 2012 को मैंने वहाँ छोड़ा, क्योंकि 11 में यहाँ निकला था पारा टीचर का वैकेंसी, तो उसमें चयन हुआ था मेरा। और चयन होने के बाद अचानक हमको बताया गया पूजा में, जब सरस्वती पूजा में प्रसाद खाने गए तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य थे उन्होंने कहा कि भाई आपको कल से ज्वाइनिंग करना है, क्योंकि सब जगह लोग ज्वाइनिंग कर लिए, हम लोग ज्वाइनिंग नहीं करवाएं आपको, कल है आना आपको। तो इस तरह से मैंने सरकारी विद्यालय में पदार्पण किया और मैंने अपने स्तर से उस विद्यालय में मैंने देखा कि हमारे जितने भी विद्यालय ग्राम शिक्षा समिति से पहले चलते थी, तो ग्राम शिक्षा समिति के लोग भी आए और वहाँ लगभग 129 बच्चे एनरोल्ड थे, लेकिन बच्चे आते नहीं थे। बच्चों की संख्या बहुत नॉर्मल थी, मैंने 45, 50, 55 इसी तरह से था। फिर मैंने अपना कुछ टेक्निक अपनाया जो मैंने प्राइवेट विद्यालय में अनुभव किया था, क्योंकि 10 साल, 8 साल, 18 साल का अनुभव था। मैंने अपना टेक्निक अपनाया और मार्च आते आते लगभग 100% बच्चा जो है, जितना एनरोल्ड था टोटल बच्चा आने लगा। और वहाँ तक जब तक मैंने 3 साल 4 साल वहाँ जितना सेवा दिया, लगभग 150 बच्चे प्राइवेट विद्यालय से भी छोड़ करके आए। लेकिन हमने जो वहाँ शक्ति अपनाया था, हम लोग जानते हैं कि जब तक सारे लोग ये सब मैंने क्या कहते हैं, एक तरह से संगठित होकर काम करने का चीज़ है, एक आदमी के बल से नहीं चलता है। जी बिल्कुल। तो बाद में लोग थोड़ा सा ढीला देने के कारण फिर धीरे धीरे ढीलापन आ गया, बच्चे घट गए। और बाद में रेशनलाइजेशन का ये हुआ, तो हमारा बोकारो जिले का सबको जिले में बुलाया गया डीसी कार्यालय में, और सबसे शुरुआत में चंद्रपुरा प्रखंड का ही था। और वहाँ पर चंद्रपुरा प्रखंड के जितने लोगों का नाम था सब लोग गए हुए थे। वहाँ डीसी था, डीडीसी था और शिक्षा विभाग के सचिव वगैरह सारे लोग थे। और हम लोग का एक चंद्रपुरा प्रखंड से सटा हुआ ही एक गांव है, उत्क्रमित उच्च विद्यालय घटियारी, वहाँ उन लोगों ने लैंग्वेज टीचर की मांग की थी, तो मेरा नाम सबसे पहले वहाँ पर था। अब मेरे चलते वहाँ शुरुआत नहीं किया गया था रेशनलाइजेशन का, तो हम पीछे से गए। फिर हमको डीसी साहब माइक से बोले, भाई रामेश्वर में तो आया। हम बोले सर आ तो गए हैं, तो आप इतना देर कर दिए, आपके चलते यहाँ काम रुका हुआ है, हम लोग को फिर चास का भी लेना है। तो हम बोले सर आ गए हैं, फॉर्म, तो बोला फॉर्म भरा? नहीं सर भर रहे हैं। अब भरा नहीं, इधर फॉर्म बाद में भरेगा, इधर पहले देखो तो इसका कहाँ है जी नाम। देखा सर उत्क्रमित उच्च विद्यालय घटियारी में है। बोला यहाँ साइन करिए, हमने साइन किया है ना। तो बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, अब कोई भड़का दिया या क्या हो गया पता नहीं, हम तो शिशु मंदिर व्यवस्था से आए थे, लोग कुछ लोग कह दिए होंगे कि ये आरएसएस का आदमी है, क्या है नहीं, उसको डर लग गया। और वहाँ मुस्लिम बड़ा बाहुल क्षेत्र है, समझे। लेकिन उसमें डरने की बात कोई नहीं थी, हम कुछ वहाँ ऐसी नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमको वहाँ नहीं होने दिया। बाद में जब झगड़ा शुरू हुआ, नवाडी प्रखंड का शुरू हुआ, तो विवाद शुरू हो गया। और विवाद शुरू हो जाने के बाद हेड घाट का ऊपर घाट पड़ने लगा, तो महिला लोग को दिक्कत होने लगा। कैसे जाएगी भाई उतना दूर काम करने के लिए महिला? आप दे रहे हैं 5,000, 6,000, 10,000, और इतना दूर कैसे जाएगी काम करने के लिए बताइए? गाड़ियाँ नहीं चलाती हैं, साइकिल नहीं चलाती हैं, उतना दूर कैसे जाएगी? विवाद खड़ा हुआ तो प्रखंड स्थापना समिति को ये जिम्मेवारी दी गई। प्रखंड स्थापना समिति में देखिए, हमारे चंद्रपुरा प्रखंड में जब बैठक हुई, तो बैठक में उस समय हमारे माननीय विधायक जगन्नाथ महतो जी जीवित थे, वो भी उस बैठक में थे। हमारे बीओ, बीपीओ और जितने भी पदाधिकारीगण थे सब थे। लेकिन थोड़ा विधायक जी को क्या जो लगा मुझसे,
मैं उसको जाकर के कहा नहीं या व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया। मुझे गुस्सा से एक एनपीएस में भेज दी, जबकि हमारी नियुक्ति 6 to 8 में हुई है, लेकिन हमको भेज दिया गया 9 प्राथमिक विद्यालय जहाँ 1 to 5 की पढ़ाई होती। और मैं जिस व्यवस्था से आया था, शिशु मंदिर व्यवस्था से, वहाँ मैंने एक एक क्लास में 94 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाया। और हमको ऐसे विद्यालय में भेजा जा रहा था जहाँ 20 या 25 लड़के हैं मात्र, समझ रहे ना। इसलिए मैंने उसको इनकार किया कि ये मेरा नियम के विरुद्ध है। मेरी नियुक्ति 6 to 8 है, तो हम 6 to 8 में जाने के लिए तैयार हैं, आप हमको जहाँ दीजिए। लेकिन देखिए, जब उक्तीकरण के लिए निकाला गया था तो ये साफ निर्देश था कि चूँकि पैरा टीचर को हम लोग मानदेय कम देते हैं तो अगल बगल के विद्यालय में ही दिया जाए। इसको न दे करके हमको कम से कम 15 किलोमीटर दूर में दे दिया, बताइए, है ना। तो इस तरह से फिर मैंने वहाँ के बीडीओ साहब से बात किया, मैंने बीओ सर से भी बात किया। वो बीओ पहले चले गए थे, रिटायर मैंने ट्रांसफ़र हो गए, दूसरे आए। मैंने कहा कि सर हम आपका 10th क्या +2 तक इंग्लिश हम ले लेंगे आपका, आप हमको मौका तो दीजिए, लेकिन हमको एनपीएस में मत भेजिए। आप ABCD पढ़ाने के लिए हम नहीं जाएंगे, हम 10+2 जहाँ है वहाँ तक दीजिए, हमको हमसे काम लीजिए। हम बैठ के 18 साल नहीं बिताए हैं और न बिताएंगे। अपने जीवन को हम सार्थक मानते हैं, सार्थक करेंगे। पैसा अलग मायने रखता है ना। और हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए, बच्चों के विकास में लगना चाहिए, तभी हमारी शिक्षा का महत्व रहेगा। हम बहुत गरीबी से पल कर आए हैं। हम लोग जिस तरह से, मेरा एक अभी फ़ोटो अभी हमारे घर में है, एक ही ड्रेस था हाई स्कूल में जो झिलझिला गया था, मैंने बदन दिखता था, और उसी ड्रेस को पढ़ करके मैट्रिक पास किया। और मैं गरीबी को मैंने अपने जितना नज़दीक से नज़दीक कर सकते हैं उतना तक मैंने देखा। मेरे घर में इतनी हालत ख़राब थी कि बगल के जो लोग थे, शाम के समय जो अगर कोई चावल या रोटी बच जाता था, जाकर के मेरी माँ को कह देती कि बहू मेरे घर से जाकर के मेरा बचा हुआ चावल है, चलो चल के ले आओ। वो खा करके हम लोग पढ़े। तो आज हम लोग जो हैं, सोचिए कि इस स्थिति में पढ़ने के बावजूद, है ना, और शादी होने के पश्चात बाल बच्चे होने के बावजूद भी हमने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, है ना, फिर आपका बीएड किया, बीएड के बाद फिर इग्नू से हमने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया। 2013 में जो टेट की परीक्षा हुई झारखंड सरकार की ओर से, उसमें भी हम 2013 में ही पास किए हैं। तो कहाँ हम लोगों का दोष है? हम लोग तो हर प्रकार से अर्हता रखते हैं। यहाँ तक कि महाधिवक्ता की राय है कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने में कोई विधिक अड़चन नहीं है, उन्होंने लिखित दिया है हम लोगों को। लेकिन ये झारखंड सरकार की क्या मंशा है, जिन्होंने मंच पर बार बार कहा हम लोग गरीब घर के बच्चे हैं, हम लोग माटी की सरकार मान करके इनको बैठाए हैं। तो कम से कम हम लोगों पर इस बात का विचार करना चाहिए कि आप विधायक लोग अपना जो सैलरी है उस पर इतना जल्दी सहमति बन जाती है कि अभी 2,88,000 सुनने में आया है कि वो लोग हो गया है सैलरी। आप देखिए, आप 2,88,000 आपका चल रहा है, उसके बाद अतिरिक्त इनकम है, हम लोग उसके ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो 20 साल तक कार्यरत हैं, पूरे सहायक अध्यापक पूरे झारखंड में, क्या उनके बाल बच्चे हैं कि नहीं, बूढ़े माँ पिताजी हैं कि नहीं हैं, वो बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, उनको खाने की पीने की इच्छा है कि नहीं। मेरी माँ मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, क्या आज मैं उस बीमार माँ के लिए दवा खरीद सकता हूँ कि नहीं, खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने माता पिता की सेवा के लिए सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि आप अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जहां आप अधिकार रखते हैं वहां कर्तव्य को भी निभाया जाए। और कर्तव्य अगर आप नहीं निभाते हैं तो हम लोग
पर जो आप अधिकार जता रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दीजिए, भले हम लोग अपना कर्तव्य निष्ठा के साथ दे रहे हैं और देंगे, बच्चों के साथ हम लोग धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमने गरीबी को देखा है, झेला है, वो मेरे अंदर दर्द है। मैं भी चाहता हूँ कि हर बच्चा, जीवन की अनेक समस्याएं होती हैं, उनसे कठिन समस्याओं से लड़ करके उसको लड़ना पड़ेगा, तो अपना जीवन को निर्वाह करेगा वो। इसलिए हम लोग धोखा नहीं दे सकते हैं। आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम लोग धोखा नहीं दे सकते। पारा शिक्षक आज जो लेवल, जो साक्षरता दर झारखंड सरकार का, मैंने झारखंड के बच्चों का बढ़ा है साक्षरता दर, तो ये हमारे पारा शिक्षक बंधुओं का, सहायक अध्यापकों की देन है। इसको मैं बहुत नज़दीकी से देखा हूँ और आप जाकर देख सकते हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, हमारे सरकारी शिक्षक जितना मेहनत नहीं करते हैं, उससे कहीं बढ़ चढ़ करके हमारे सहायक अध्यापक करते हैं। इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और मैं जहाँ हूँ अभी, वहाँ पर भी मैं पूरे तन्मयता के साथ काम करता हूँ। यहाँ तक कि सरकारी शिक्षकों से अगर वो बैठे रहते हैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि सर, बच्चों का भविष्य देखिए सर, वे हमारे आश्रय हैं, वे अभी क्या कहते हैं, निर्मोही हैं, उनको अनजान है, जीवन क्या है नहीं है, इनसे वो अपरिचित हैं। हम लोग बैठ करके जो समय व्यतीत कर देंगे सर, बच्चों के साथ जाकर के यदि आधा घंटा समय दे देंगे किसी भी विषय पर, अरे क्लास 10 तक तो कोई भी, मान लीजिए जो कुछ कठिन विषय होता है उसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है, हम लोग सभी तो पढ़े हैं, कुछ नहीं तो कम पढ़ कर सुना तो सकते हैं, लेकिन बैठ करके समय नहीं बिताइए। ये मेरा आग्रह लगातार रहा है और मैं लगातार ऐसा प्रयास करता रहा हूँ। और मैं जीवन में चाहता हूँ सरकार करे या ना करे, लेकिन मेरा जो काम है, हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए बच्चों के साथ मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। और ऊपर वाला देख रहा है, हर इंसान को देखता है, उसको इसीलिए अंतर्यामी कहा जाता है। हमारे दिल की बात को वो जानते हैं और देने वाला जरूर देगा, समय आएगा तो। लेकिन हम बच्चों के साथ धोखा नहीं कर सकते। तो सरकार से हम लोग इतना ही निवेदन करते हैं कि सरकार, यदि हम लोगों को अपना माटी का बच्चा समझते हैं तो हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। हम लोगों को जो वेतनमान की मांग है प्रदेश कमेटी की ओर से और पूरे हमारे टेट पास सहायक अध्यापकों की ओर से, इसको सरकार हम लोग को दे, ताकि हम लोग भी हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकें, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सकें, उसके लिए भी थोड़ा सा कुछ हम खिला सकें, पिला सकें। ये आशा उम्मीद लेकर के हमारे माँ बाप भी आशान्वित हैं। तो हम लोग सरकार से इतना ही मांग करते हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। क्या इन कष्टों को जानकर भी झारखंड सरकार टेट पास पारा शिक्षकों को अनदेखा करते रहेगी या फिर झारखंड सरकार की आंखें खुलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर झारखंड के टेट पास पारा शिक्षकों के संघर्ष से जुड़े। कैमरा पर्सन रिपोर्टर एहतेशाम प्रवीण के साथ, धन्यवाद।